वेलकम गाइस। हमारा जो रिएक्शन मैकेनिज़्म में टाइप्स ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट चल रहा है उसका आज ये आखिरी पार्ट है। इसके बाद हमारे रिएक्शन मैकेनिज़्म कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो आज की रिएक्शंस हैं एस एन टी एच रिएक्शन। सबसे पहले ले रहा हूँ। ओके, एस एन टी एच रिएक्शन अगेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वाया टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, टी एच का क्या मतलब है यहाँ? टेट्राहेड्रल। ओके, तो ये कहाँ पाई जाती है? सबसे पहली बात, ऑब्जर्व्ड इन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। जो हमारा चैप्टर है सेकंड बुक के अंदर कार्बोनिल कंपाउंड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, वहाँ पे ये रिएक्शन मैक्सिमम हमें देखने को मिलेगी। ये अभी इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि एक हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती थी कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर होती थी, और एस एन टी एच कार्बोक्सिलिक के अंदर होती। दोनों में अंतर है। दोनों में सी डबल बॉन्ड वो तो होता है, लेकिन उनके पास एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए होते हैं कार्बोनिल के अंदर, या हाइड्रोजन वगैरह लगा हुआ होता है। जबकि इधर आपके ग्रुप्स लगे हुए होंगे अलग अलग, जो कि मैं बताऊंगा अभी कौन कौन से ग्रुप्स लगे हुए होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव के तौर पर। ठीक है, तो इसलिए ये बतानी ज़रूरी होगी ये भी, अदरवाइज़ तो हम बाद में देखते हैं इसको। देखिए, इसमें टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, उसी के नाम पे एस एन टी एच नाम दिया है। इसकी रेट भी बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ओके, इसके बाद काफ़ी बार ये मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आ चुके हैं। इधर आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शन में से कोई भी रिएक्शन दी हुई होती है और इधर पूछा जाता है कोई यूनिमोलिकुलर है कि बायोमोलिकुलर है, सेकंड ऑर्डर की है या फर्स्ट ऑर्डर की है। तो इसलिए ये सब बताना और ध्यान रखना ज़रूरी है आपको। ओके, ये एक्सपेरिमेंटली ही निकलता है, ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटली ही निकलता है। केमिकल काइनेटिक्स में आप और पढ़ेंगे इसके बारे में। अब बात करते हैं इसके जनरल मैकेनिज्म की। तो सबसे पहले तो देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स ग्रुप ये होते हैं। जैसे आपका एसिड हेलाइड हो गया, ओके, एन हाइड्राइड हो गया। एक्स की जगह अगर ओ सी ओ आर लगा दें तो हमें क्या बन जाएगा? ये एन हाइड्राइड बन जाएगा। और अगर इन सब की जगह अगर ओ आर लगा दूँ मैं यहाँ पर अगर ओ आर लगा दूँ तो ये एस्टर बन जाएगा, देखिए। और जब ओ एच लगा दूंगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और एन एच टू लगा दूंगा तो एसिड अमाइड बन जाएगा। तो ये सारे होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स। ये अल्कोहल नहीं है, ये ईथर नहीं है। ठीक है, ये ग्रुप यहाँ आके लगेगा इसकी पोजीशन पे तो एस्टर बनाएगा पूरा। ओके, ये ग्रुप यहाँ आके लगेगा तो ये पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, आर सी डब्ल्यू एच। ओके, ये अमाइन नहीं है, अमाइड है। ये जब इसके पास लगेगा तो आर सी ओ एन एस टू बनाएगा, एसिड अमाइड। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन ग्रुप्स की बात हो गई। तो इस टाइप के जब ग्रुप्स लगे हुए हों और कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। जबकि यही अगर आपके एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं तो न्यूक्लियोफाइल आके चुपचाप यहाँ ऐड हो जाता, किसी को सब्स्टिट्यूट नहीं करता। तो ये डिफरेंस हमें सिर्फ रिएक्शन मैकेनिज्म से ही पता चलेगा। ओके, चलिए, तो क्या होगा? यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आया। ओके, न्यूक्लियोफाइल आया तो चार बॉन्ड ऑलरेडी है, तो ये बॉन्ड टूट के यहाँ इसके ऊपर -1 बनाएगा। देखिए, इस तरीके से चार्ज आएगा और न्यूक्लियोफाइल आके ऐड हो गया। नेक्स्ट अगेन अगली रिएक्शन में क्या होगा? ये चार्ज अगेन नीचे आएगा, ठीक है, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा। ओके, ये सारे ही ठीक ठाक लिविंग ग्रुप हो जाते हैं। ओके, तो इसको बाहर निकाल देगा। और ये काफ़ी फास्ट स्टेप होती है, जबकि ये थोड़ी स्लो स्टेप होती है। न्यूक्लियोफाइल का जाना, उसके ऊपर रिएक्शन अटैक करना, फिर इस तरीके से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना, ये थोड़ी स्लो स्टेप होती है। तो ये आपके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी। ओके, यानी इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा और इस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि कितनी फास्ट रिएक्शन होगी। तो न्यूक्लियोफाइल आपका जाता है कम हिंड्रेंस वाली जगह पे, सबसे पहली बात, रेट अगर अच्छी रखनी हो तो। साथ ही साथ ये माइनस है तो इसके ऊपर जितना अच्छा प्लस चार्ज आ रहा होगा, देखिए इधर से भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच रहा है इससे, ये वाले ग्रुप भी इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। तो अच्छा खासा डेल प्लस आ रहा है तो ये जल्दी अट्रैक्ट होगा। ये अगर आपने इधर कोई पावरफुल प्लस आई वाला आके ला के लगा दिया तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। ओके, तो इस तरीके से कुछ इसके फैक्टर्स होते हैं रेट के, वो भी डिस्कस करेंगे हम आगे। तो कुल मिला के टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से अगेन इंटरमीडिएट से ये ओ का बॉन्ड बन गया और ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया। तो ये हमारे पास कंपाउंड बनता है इसके फाइनल, जिसमें ये ग्रुप्स बाहर निकल चुके हैं और न्यूक्लियोफाइल आके लग चुका है, लिविंग ग्रुप आपका बाहर निकल गया है। ओके, तो ये सब्सटीट्यूशन हुआ। देखिए, सिंगल बॉन्ड से हम अगेन सिंगल बॉन्ड पे आ गए, तो ये सब्सटीट्यूशन हुआ। और किसने किया? न्यूक्लियोफाइल ने, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन है। और कॉम्प्लेक्स कैसा बना? टेट्राहेड्रल, इसलिए एस एन टी एच टाइप की रिएक्शन हो गई। ओके, नेक्स्ट बात करें इसकी रिएक्टिविटी की।
तो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स पे और स्टेरिक हिंड्रेंस पे, जो कि मैं ऑलरेडी आपको मैकेनिज्म में बता चुका हूँ। तो इसके ऊपर बेस्ड, आपके दोनों के ऊपर बेस्ड ये कुछ ऑर्डर आता है इन्हीं के ग्रुप्स का, जो डेरिवेटिव्स हैं इसी के। एसिड हेलाइड सबसे अच्छी रिएक्शन शो करता है, क्योंकि ये अच्छा डेल प्लस भी इस पर बनाएगा कार्बन के ऊपर। ओके, और हिंड्रेंस तो सभी में कम ही होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सभी में सेम आर ले लिया है उसके लिए। ठीक है, इसके बाद आता है एनहाइड्राइड का नंबर, उसके बाद आता है एस्टर का नंबर, एंड फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, और लास्ट में एसिडमाइड। ओके, लास्ट में आपके एसिडमाइड है। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आता है एस का, वही आपके रस्साकस्सी के ऊपर बेस्ड है। ये सबसे अच्छा प्लस बनाएगा इसके कार्बन के ऊपर, फिर ये बनाएगा, फिर ये बनाएगा, इस तरीके से। ओके, और स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी कम होगी उतना अच्छा है। फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या हो जाएगी इस रिएक्शन के लिए? स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए, कार्बन पे डेल पॉजिटिव काफ़ी अच्छा होगा तो न्यूक्लियोफाइल को अच्छे से अट्रैक्ट करेगा, और लिविंग ग्रुप का आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब वो ओ से बॉन्ड वापस नीचे आता है बनने के लिए, तो उस वक्त लिविंग ग्रुप अच्छे से निकल जाए तो रेट हमारी फास्ट हो जाएगी। तो ये थी SN2H रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट है आपके फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, जो कि हमारे पहला चैप्टर जब आएगा भी हेलो एल्केन, ये सारा मैकेनिज्म वगैरह पढ़ने के बाद, तो उसमें काफ़ी आपको ये दिखेगी फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए ये होती कहाँ है? ऑब्जर्व इन एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स। जब हमें एल्केन से एल्काइल हैलाइड बनाने होते हैं तो हमें इस रिएक्शन का यूज़ करना होता है, तो ध्यान से समझिएगा इस रिएक्शन को। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल गवर्न द रिएक्टिविटी। जो फ्री रेडिकल इसमें फॉर्म होता है उसकी जो स्टेबिलिटी होगी, है ना, वो रिएक्टिविटी को काफ़ी तौर पर गवर्न करेगा, मतलब रिएक्टिविटी उस पर काफ़ी डिपेंड करेगी उसकी स्टेबिलिटी पे। जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा उतना ही फास्ट रिएक्शन होगी। ओके, इसकी जनरल रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी। एक एल्केन आएगा आपके पास, ये एल्केन है CH4 मीथेन। ठीक है, कोई हैलाइड ग्रुप लगने के लिए कोई भी कंपाउंड आएगा, और साथ में जो जो फैक्टर्स आपको फ्री रेडिकल के लिए बताए थे उनमें से कोई एक फैक्टर यहाँ मौजूद होगा, हेल्पर करके, जो एक नेमोनिक्स के तौर पे आपको बताया था। ओके, ज़्यादातर ये दिखता है आपको UV लाइट या H म्यू, तो ये मैंने लिया है। फिर इसमें देखिए क्या हो गया, यहाँ पे H निकल के क्या लगा है? X लगा है। एक्चुअली वो H नहीं निकलता, वो क्या निकलता है? H फ्री रेडिकल निकलता है, और इधर से भी एक फ्री रेडिकल आता है X फ्री रेडिकल। ठीक है, तो वो सब्सटीट्यूट करता है उसको, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। अगेन देखिए सिंगल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड पे है, इसलिए सब्सटीट्यूशन है। ओके, चलिए इसका मैकेनिज्म समझते हैं। तो 3 स्टेप लगती है इसका पूरा मैकेनिज्म होने के लिए। पहली स्टेप होती है चेन इनिशिएशन रिएक्शन, दूसरी होती है चेन प्रोपागेशन, और लास्ट होती है चेन टर्मिनेशन। सबसे पहले चेन इनिशिएट यानी स्टार्ट की जाती है, उसको फिर प्रोपेगेट करवाई जाती है, देन उसको ख़त्म कर दी जाती है, टर्मिनेट कर दी जाती है। चेन इनिशिएशन का जनरली एक आइडेंटिफिकेशन का तरीका है कि रिएक्टेंट साइड में आपके सबस्ट्रेट साइड में न्यूट्रल होगा, और प्रोडक्ट साइड में दो दो फ्री रेडिकल आपको फॉर्म होते हुए दिख रहे होंगे। चेन प्रोपेगेशन को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? एक एक न्यूट्रल और एक एक फ्री रेडिकल आपको नज़र आएगा रिएक्शन के अंदर। ओके, और चेन टर्मिनेशन में इसी का उल्टा हो जाएगा, जो फ्री रेडिकल्स थे तमाम वो सारे अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? न्यूट्रल में। तो इनिशिएशन का उल्टा टर्मिनेशन है। ओके, तो देखते हैं वो होता क्या है। तो सबसे पहले तो होमोलिटिक क्लीवेज होता है, जो भी उसकी नेसेसरी कंडीशंस होती है हेल्पर से हम जान सकते हैं, वो इनमें से कोई भी एक आपको दे दी जाएगी। ठीक है, हीट दे दी जाएगी, या आपको इलेक्ट्रोलाइसिस दे दिया जाएगा, लाइट UV लाइट का यूज़ कर सकते हैं, पेरोक्साइड का यूज़ कर सकते हैं, या किसी फ्री रेडिकल का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इन पांचों में से कोई एक आपको यहाँ पे कंडीशंस दी जाएगी। ओके, फिर जब होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा तो इस न्यूट्रल से एक एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों ले लेंगे, इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद थे वो एक एक दोनों लेके फ्री रेडिकल फॉर्म कर देंगे आपके, और ये हाईली अनस्टेबल स्टेट होती है, ये रिएक्टिव होता है जोरदार। ठीक है, तो अब ये रिएक्शन करने जाएगा। तो जो आपने एल्केन लिया था, कोई भी एल्केन, मैं सबसे सिंपल वाला एल्केन ले रहा हूँ मैकेनिज्म समझाने के लिए, CH4 मीथेन। ठीक है, ये एल्केन लिया, ये फ्री रेडिकल आया। देखिए फ्री रेडिकल भी आपका अगेन फ्री रेडिकल फॉर्म कर सकता है, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये इसको अलग करेगा, यहाँ से होमोलिटिक क्लीवेज करवाएगा और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। देखिए जब यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो H फ्री रेडिकल बनेगा, और H फ्री रेडिकल और X फ्री रेडिकल मिलकर HX बना लेंगे। ठीक है, तो ये HX बन गया, और यहाँ क्या बचा? CH3 फ्री रेडिकल ओनली। ओके, मिथाइल फ्री रेडिकल बचा। ओके,
अब अगेन ये फ्री रेडिकल है, ये अगेन रिएक्टिव हो गया, तो ये फिर से जाएगा किसी के पास रिएक्शन करने, ये आ गया इसके पास रिएक्शन करने, जो X2 भी लिया था हमने। ओके, यहाँ पे अगेन ये होमोलिटिक क्लीवेज करवाएगा, एक्स फ्री रेडिकल बनवाएगा, एक्स फ्री रेडिकल के साथ मिल जाएगा ये CH3X, और यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ एक्स फ्री रेडिकल बच गया। तो देखिए हमें एल्काइल हैलाइड मिल चुका है वैसे तो, अब हमें इसको टर्मिनेट करवा देनी है। टर्मिनेट करवाने के लिए क्या किया जाता है, जितने भी फ्री रेडिकल्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, देखिए एक्स फ्री रेडिकल है, CH3 फ्री रेडिकल है, और भी बन सकते हैं, अलग अलग प्रोपेगेशन स्टेप हो सकती है, कोई इश्यू नहीं है। ओके, और प्रोपेगेशन स्टेप कैसे चलेगी, देखो एक्स फ्री रेडिकल ने यहाँ पे प्रोपेगेट किया करवा के CH3 फ्री रेडिकल बनवाया था, फिर वापस इसने प्रोपेगेट करवा के एक्स फ्री रेडिकल बना दिया, ये फिर अगेन इसके पास जाएगा, ये बनाएगा, फिर ये अगेन इसके पास जाएगा, ये बनाएगा, फिर ये अगेन इसके पास जाए, तो इस तरीके से एक प्रोपेगेशन सा चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको स्टेप को कहते हैं चेन प्रोपेगेशन स्टेप, और यही आपकी RDS स्टेप भी होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, नेक्स्ट चेन टर्मिनेशन। देखिए जितने भी तरह के फ्री रेडिकल्स हमें दिख रहे थे, सभी को बीच में बॉन्ड बनवा के न्यूट्रल बना दिए हमने, और इसको टर्मिनेट करवा दिया रिएक्शन को। कई बार ये रिएक्शन इतनी फास्ट हो चलती है कि रुकना इसका पॉसिबल नहीं हो पाता, तो हमें कुछ इनहिबिटर्स मिलाने होते हैं, क्विनोलिन वगैरह टाइप के। ठीक है, तो वो भी मैं आपको रिमार्क लिखवा दूंगा। तो ये थी मैकेनिज़्म फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन की, जो 3 स्टेप में पूरी होती है। चेन इनिशिएट होती है, सबसे पहले फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं, फिर वो फ्री रेडिकल्स और कुछ फ्री रेडिकल्स बनाते हैं, और लास्ट आपके फिर वो सारे फ्री रेडिकल एक तरह से न्यूट्रल में वापस कन्वर्ट हो जाते हैं। ये अगर ध्यान नहीं रहे कभी आपको, तो सिंपल सी एक कहानी के तौर पे इसको याद रख लें, जैसे SN1 SN2 में शेर वाली कहानी के तौर पे याद रखा था हमने, शेर और भेड़िए वाली, तो इसको भी याद रख सकते हैं। देखिए कैसे होगा ये। सबसे पहले जैसे आपके जब हीट ज़्यादा होती है, तो कई बार कुछ लोगों के दिमाग पे जोर पड़ता है और वो पागल हो जाते हैं। पागल होना मतलब हाईली रिएक्टिव हो जाते हैं, उनको थोड़ा भी छेड़ो तो वो गजब का रिएक्शन आपको देते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ, जब हीट वगैरह इसके ऊपर गिरी तो ये हाईली रिएक्टिव हो गया, मतलब पागल हो गया एक तरह से। ओके, तो अब ये पागल को जब कोई अच्छा खासा इंसान छेड़ेगा, ठीक है, तो ये पत्थर वत्थर फेंकेगा उसके ऊपर। ओके, पत्थर फेंकेगा तो उसको लगेगी, और ये तो पत्थर फेंक के खुश हो जाएगा कि चलो उसको भी मार दिया मैंने। अब ये वापस चुप नहीं बैठने वाला, ये भी अगेन इसके ऊपर मारेगा। ठीक है, तो एक तरह से पत्थरबाजी चल पड़ेगी दोनों के बीच में, प्रोपगेशन चल पड़ेगा, फिर आसपास वाले लोग परेशान होंगे, तो सारे पागलों को इकट्ठा करके एम्बुलेंस में डाल के भेज देंगे आपके सही होने के लिए। ओके, तो इस तरीके से ये सारा मैकेनिज़्म होता है। ध्यान रखने के लिए आप किसी से जोड़ लिया करें उसको, ताकि ध्यान रहे हमें पूरा। ओके, तो ये तो हुई इसकी मैकेनिज़्म की बात। अब कुछ रिमार्क्स की बात हो जाए, तो चेन प्रोपेगेशन स्टेप आपकी स्लो होती है, इसलिए वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस कैसा होता है, सबसे अच्छी रिएक्टिविटी शो करता है F2, कुछ ज़्यादा ही शो कर देता है कि हमारी रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं हो पाती। फिर Cl2 Br2, उसके बाद लास्ट में I2। अब देखिए HF अगर आपने फ्लोरिनेशन करवाया इसको यूज़ करके, जो हमने X2 लिया था ना, उसकी जगह अगर आपने F2 ले लिया, तो HF और CF बॉन्ड आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यानी एनर्जी काफ़ी रिलीज़ हुई है, तभी तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने हैं। ठीक है, एनर्जी काफ़ी रिलीज़ हुई है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, और काफ़ी ज़्यादा होती है तो एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाती है, जो लैब में करवाना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हम फ्लोरिनेशन से जनरली बचते हैं। इसके लिए कुछ स्पेशल आपको रिएजेंट्स लेने पड़ते हैं, वो जब हम हेलो एल्केन पढ़ेंगे तो वहाँ बता दिए जाएंगे आपको। ओके, और I2 के साथ भी एक पंगा है, जब ये आयोडाइनेशन कराओगे आप इसका, और HI आपके जब बनेगा, तो HI आपका एक ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये तो अगेन आपके रिवर्स लेके चला जाएगा रिएक्शन को। जैसे ही वहाँ HX बना था ना हमारा, देखिए मैकेनिज्म है, ये जो HX हमारे बीच में बनता है, ये अगेन पीछे लेके चला जाएगा रिड्यूस करते हुए इसको। ओके, तो यहाँ भी लफड़ा हो जाता है, ये रिवर्सिबल होने लग जाती है रिएक्शन, तो यहाँ भी फिर एक रिएजेंट और मिलाया जाता है इसमें, ताकि वो रिवर्सिबल ना हो पाए। अगर हमें HI चाहिए ही चाहिए, आयोडाइनेशन करवाना ही है, तो वो सारा आपको हेलो एल्केन में बता दिया जाएगा। तो हमें जनरल जो हेलोजनेशन रिएक्शंस मिलेगी वो क्या मिलेगी, उसमें रिएजेंट्स Cl2 या फिर Br2 मिलेगा। ओके, और जब ये F2 या I2 आएंगे तो इनके साथ कुछ स्पेशल रिएजेंट भी लेने होंगे हमें। क्लियर। नेक्स्ट, जनरल हेलोजनेशन रिएक्शन, जैसा कि मैंने बताया, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन होगा, और इनिबिटर्स जो ये इस रेट को रोकने के लिए हमें काम आएंगे, वो क्या होते हैं आपके, क्विनोलिन होता है, फिनोल होता है।
ठीक है, और भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं। ओके, जब ये चैप्टर आएगा तो धीरे धीरे वो भी आपको पता चलते जाएंगे। तो ये तो कुछ थे इसके रिमार्क्स। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं इसका एक, इसका यहीं पे थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि ये चैप्टर भी आने वाला है। जैसे सिंपल सा अगर मैं ये कंपाउंड लूँ, ठीक है, और इसका क्लोरीनेशन करवाना है आपको, क्या करवाना है, इसका क्लोरीनेशन करवाना है। तो देखिए कहाँ कहाँ आके क्लोरीन ऐड हो सकता है। एक आपके ये प्रोडक्ट भी बन सकता है, तो दूसरा ये प्रोडक्ट भी बन सकता है आपके। ठीक है, इस पे ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों तो आपके सेम टाइप के हैं, ये आपका सेकेंड टाइप का है। तो जो डिफरेंट आपको यहाँ पे जो टाइप ऑफ कंपाउंड स्टार्टिंग में पढ़ाया था वो यहाँ काम आएगा कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड है, टू टाइप्स ऑफ कार्बन है, तो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट भी इसके पॉसिबल है। अगर यहाँ कहीं ऑप्टिकल एक्टिव बन रहा है तो वहाँ डी करके दो और पॉसिबल हो जाएंगे। ठीक, एक और लेते हैं, इसका भी क्लोरीनेशन करवाना है। ठीक है, तो बताए कितने प्रोडक्ट बनेंगे, कितने टाइप ऑफ कार्बन हो गए। देखिए ये तीनों एक ही टाइप के हैं क्योंकि इसका लिंक और डिग्री सेम है, और ये दूसरे टाइप का, यानी दो दो कंपाउंड बन सकते हैं, एक तो ये और दूसरा क्या बन सकता है, जो टर्मिनल कार्बन से उसके साथ आके क्लोरीन लग जाए। ठीक है, ये दोनों ही पॉसिबल है। ठीक, और कोई कंपाउंड लेते हैं, इसके अंदर आपको बनाना है क्लोरीनेशन करवा के नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताने हैं अगर, तो देखिए कैसे होगा। इसके अंदर नंबर ऑफ टाइप ऑफ कार्बन कितने हैं सबसे पहले तो बताएं। तो ये दोनों आपके 1 डिग्री हैं और इस कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों सेम टाइप के हो गए। 3 डिग्री वाले कार्बन से जुड़े हुए हैं, ये भी आपका 1 डिग्री कार्बन है लेकिन ये 2 डिग्री वाले से जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों सेम टाइप, ये अलग टाइप हो गया, तो दो तो यहीं हो गए, तीसरा ये, चौथा ये, 4 टाइप के कार्बन है, तो 4 प्रोडक्ट हमारे पॉसिबल है यहाँ पे, अगर स्टीरियो आइसोमर कंसिडर नहीं करूँ मैं फ़िलहाल के लिए तो। ठीक है, एक तो ये वाला हो जाएगा हमारा सबसे पहले, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, देखिए ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इस वाले पे ऐड कर दें। ठीक है, और फिर इस वाले पे ऐड कर देते हैं अब की बार, ये हो गया। ओके, तो इस टाइप से 4 आपके प्रोडक्ट पॉसिबल है अगर स्टीरियो आइसोमर अभी फ़िलहाल के लिए ना देखें हम तो। ठीक है, अगर टोटल ओवरऑल पूछा जाए इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर तो फिर वहाँ आपको कायरल कार्बन वगैरह भी देखने होते हैं। तो ये कुछ जनरल एग्जांपल्स है, ज़्यादा इसके हेलो एल्केन में ही देखेंगे हम लोग। तो ये था आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इसकी समरी मैं कर देता हूँ आपके, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर ये सेक्शन हो गया है हमारे पास। ओके, तो देखिए सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शंस ये हमने देखी थी। हमारा ऑर्डर इसका जस्ट अपोजिट था, एलिमिनेशन सबसे पहले देखी थी, फिर एडिशन, फिर सब्स्टिट्यूशन देखा था। चलिए एलिमिनेशन से स्टार्ट कर देते हैं। इसमें क्या होता है, एलिमिनेशन में सबसे पहले कोई ग्रुप एलिमिनेट हो जाता है सबस्ट्रेट से, है ना। सिंगल बॉन्ड से हम मल्टीपल बॉन्ड की तरफ बढ़ते हैं इसके अंदर, एलिमिनेशन के अंदर। ओके, इसमें 3 टाइप्स होते हैं आपके, पोजीशन के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अल्फा बीटा गामा भी होता है पोजीशन के अकॉर्डिंग, और टाइम के अकॉर्डिंग आपके E1 E2 E1 C भी होता है। ओके, ये 3 मेन है, ये हमने नज़रअंदाज कर दी है क्योंकि जनरली एस्टर में दिखती है, वो वहीं पे देख लेंगे हम। देखिए E1 में आपके इंटरमीडिएट बनता था, और क्या क्या बनता था, वो कार्बोकेटायन बनता था। और कार्बोकेटायन अगर बना है, कार्बोकेटायन अगर इंटरमीडिएट बना है तो वहाँ रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होता था। और ये पाई किस में जाती थी, एल्काइल हैलाइड एल्कोहल और इथर में पाई जाती थी। देन E2 की बात करी थी, E2 में आपके सेम टाइम पे निकल जाते हैं लिविंग ग्रुप और H प्लस, बेस आते हैं इनमें सभी में, एलिमिनेशन में ध्यान रखें। तो कोई इंटरमीडिएट बनेगा नहीं तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, और एलिमिनेशन एंटी होता था, एंटी वाले ग्रुप्स निकलते थे, एच और आपका लिविंग ग्रुप एंटी साइड से निकला करते थे। ज़्यादातर एल्काइल एलाइड में, कभी कभी एल्कोहल वगैरह में भी पाई जाती है। ओके, E1 C भी रिएक्शन, इसमें सबसे पहले कौन जाता था, H प्लस जाता था और कार्बन आयन बनाता था। ठीक है, इसमें डी एक्सचेंज ऑब्जर्व किया जाता है, ये ड्यूटेरियम एक्सचेंज होता है, ये आपको बता दिया जाएगा जब आएगा आपके आगे। ठीक है, ड्यूटेरियम एक्सचेंज क्या होता है। एक्चुअली इन दोनों के प्रोडक्ट लगभग लगभग हमें सेम ही टाइप के मिलते हैं, है ना। जब फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो सेम दिखता है वो, तो वहाँ पे फिर ड्यूटेरियम एक्सचेंज करा के देखा जाता है कि वो E1 C भी है एक्चुअली या E2 है।
ठीक है। ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो जाता है तो E1C भी होती है, नहीं होता है तो फिर वो E2 होती है। थोड़ा आगे का कॉन्सेप्ट है, थोड़ी रिएक्शंस पढ़ लो फिर ये बता दिया जाएगा। ओके, तो ये मेजर 3 एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी हमने सबसे पहले। ओके, यहाँ देखते हैं हम नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें सबसे पहले तो एडिशन रिएक्शन में कोई ग्रुप आके ऐड हो जाएंगे। वो ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल भी हो सकते हैं, फ्री रेडिकल भी हो सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहाँ पाई जाती थी? एल्किन एल्काइन के अंदर, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल आता था। मैकेनिज्म 2 टाइप के होते थे, जिसमें इंटरमीडिएट आपके साइक्लिक भी बन रहा होता था और नॉन साइक्लिक भी बन रहा होता था। साइक्लिक कब बन रहा होता था? जब इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर हुआ करते थे, ठीक है, तो वो फटाफट उस प्लस को अपना लोन पेयर देके एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाता था, 3 की रिंग बनती थी। थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देखा था, जो कि किन में होता है? कार्बोनिल कंपाउंड में। अभी SNTH के वक्त भी जिक्र किया था मैंने कि एल्डिहाइड कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक जस्ट एडिशन होता है, वो सब्सटीट्यूट नहीं करता है किसी को। और जब वो ऐड होता है और अगर चारों ग्रुप डिफरेंट आ रहे हैं तो रेसमाइजेशन भी वहाँ पर पॉसिबल है, कायरल कार्बन बनता है इस कारण। देन हमने फ्री रेडिकल एडिशन भी देखा था, जो कि कब होता है? जब HBr और पेरोक्साइड का यूज़ हो ओनली, एल्कीन वगैरह के साथ। HBr पेरोक्साइड और किसी के साथ नहीं, सिर्फ इसी के साथ। और एंटी मार्कोनिको टाइप का ये एडिशन होता था। मार्कोनिको एडिशन और एंटी मार्कोनिको एडिशन ध्यान होने चाहिए, काफ़ी काम आएंगे अभी हेलो एल्केन के अंदर भी। नेक्स्ट सब्सटीट्यूशन देखा था, जिसमें आपके पर्टिकुलर कोई ग्रुप दूसरे ग्रुप को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की तरफ हम इसमें बढ़ते हैं। तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल आएगा, लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा। तो इसमें SN1, SN2, SNI, SNTH वगैरह देखी थी हमने। SNAR और जो आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन है, ये दोनों हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ ही देखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ भी लगती है, तो अभी बताना ये सही नहीं रहेगा। उस कारण इसको हम एरोमेटिक कंपाउंड जब स्टार्ट करेंगे तो उसकी स्टार्टिंग में देख लेंगे। नेक्स्ट आज जो फिर हमने पढ़ी थी फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। तो SN1 और SN2 एल्काइल हैलाइड अल्कोहल ईथर में पाई जाती है। इसके अंदर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता था, जो कि सोलवेंट उसको तोड़ता था लिविंग ग्रुप को और कार्बोकेटाइन फॉर्म करता था। उसके ऊपर फिर न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करता था। वीक न्यूक्लियोफाइल्स की ज़रूरत होती है। इन दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि इधर न्यूक्लियोफाइल लगता है तो इधर बेस लगता है। ओके, देन इसमें रेसमाइजेशन पॉसिबल होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो बोथ साइड अटैक करता है, तो दोनों साइड से अटैक करता है, तो एक रिटेंशन प्रोडक्ट मिलता है, तो एक इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट मिलता है हमें, ठीक। SN2 रिएक्शन अगेन, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, E2 की ही तरह सब कुछ साथ में हो जाता है, अटैक और रिप्लेसमेंट, ठीक। तो कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा और बैक साइड से जाके अटैक करता है, क्योंकि डायरेक्ट अटैक करना होता है और डायरेक्ट अटैक के लिए न्यूक्लियोफाइल भी हमें स्ट्रॉन्ग लेना होता है इसमें। ओके, देन SNI रिएक्शन है, जो कि बेस्ट रिएक्शन है आपकी एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने की। तो एल्कोहल में पाई जाती है और इसमें फ्रंट साइड अटैक होता है, इसलिए रिटेंशन होता है कॉन्फ़िगरेशन का। ओके, नेक्स्ट SN2TH, जो कि आज ही देखिए टेट्राहेड्रल, इसमें इंटरमीडिएट बनता है और कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स में ये पाई जाती है, ठीक। ये दोनों हम एरोमेटिक में पढ़ेंगे। इसके बाद फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, वो भी आज ही देखी है हमने। एल्केन के साथ पाई जाती है, फिर साइक्लो एल्केन्स वगैरह के साथ पाई जाती है जनरली, ठीक। और इसमें जो रिएक्टिविटी होती है वो F2 की सबसे अच्छी होती है, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2, जिसमें से भी F2 तो ज़्यादा आपके एक्सप्लोसिव हो जाता है और I2 रिवर्सिबल हो जाता है। तो ज़्यादातर हमें जो दिखेगा इसके अंदर वो Cl2 और Br2 की रिएक्शंस मिलेगी। तो ये था टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन कहाँ पाई जाती है, किन टाइप के कंपाउंड्स में, किस तरीके से होती है, उनका मैकेनिज्म क्या होता है, ये सारा बता चुके हैं। अब आपको क्या करना है, अब रिवीजन करना है, ताकि हम जब पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सब कुछ समझ में आए आपको। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।